अगली हाइपोथेसिस थी नेबुला हाइपोथेसिस और ये दी थी लाप्लास जी ने। तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और 1796 में इन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक लिखी, इसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। उसमें इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया और इन्होंने जो कांट की हाइपोथेसिस थी उसकी जो कमियां थी उनको दूर करा और बताया कि जो पदार्थ थे, जो मैटर थे, वो ठंडे नहीं थे बल्कि एक हॉट गैसियस नेबुला हुआ करते थे। जबकि कांट साहब ने कहा था ठीक इसका उल्टा कि वो ठंडे थे और समय के साथ साथ वो हॉट हुए। लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने बात ही यहीं से शुरू करी कि ये ठंडे नहीं थे, ये हॉट नेबुला हुआ करता था। अब ऐसा इनको क्यों लगा? इन्होंने सैटर्न को देखा और उससे वो इंस्पायर्ड हुए। इन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि जो नेबुला का डायमीटर या व्यास रहा होगा वो आज के सोलर सिस्टम के बराबर रहा होगा और अपनी एक्सेस पर तेजी से घूमता रहा होगा। और टाइम के साथ ये नेबुला ठंडी होने लगी और सिकुड़ने लगी। और गति विज्ञान के नियम के हिसाब से कोई सिकुड़ती हुई चीज़ किसी वस्तु की जो रोटेशन है उसकी स्पीड उस टाइम पे बढ़ जाती है। आप ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। आप इसमें देखिए जैसे जैसे इसकी साइज़ क्या हो रही है, इसका रेडियस कम हो रहा है, सिकुड़ रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ने लग रही है। और जैसे ये फैल रही है तो इसका रेडियस बढ़ रहा है और इसकी स्पीड जो है घूमने की, रोटेशन की, वो कम होने लग रही है। अब देखिए जो रोटेशन बढ़ने से क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते जब ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर हो गया तो जो इक्वेटर की पोजीशन से वहाँ से कुछ रिंग अलग होने लगे। नेबुला लगातार सिकुड़ती गई और रिंग नेबुला से दूर होती गई। नेबुला सिकुड़ रही थी और जो उससे रिंग निकली थी वो और दूर हो गई। और इस तरीके से कई रिंग बनते चले गए और बाद में वही रिंग्स ठंडे होकर के प्लेनेट और सैटेलाइट के रूप में आ गए। और जो लास्ट में नेबुला का जो पार्ट बच गया वो सन के रूप में आ गया। ऐसा ही आपने देखा था, इमैनुअल कांट ने भी बोला था। लाप्लास ने अपने हाइपोथेसिस से प्लेनेट का अपने एक्सिस पर घूमना और सन के अराउंड घूमना अच्छे से समझा दिया। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन किया कि सभी प्लेनेट एक ही रिंग से बने हैं, इसलिए सभी एक ही सरफेस यानी एक ही तल में है। पृथ्वी का ऊपरी भाग आप देखेंगे तो ठंडा है और अब जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो वो गर्म मिलती है। ये बात भी इनके इस हाइपोथेसिस से समझ में आ गई। सौर मंडल जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके जो सभी प्लैनेट हैं वो सभी एक जैसे एलिमेंट से बने हैं, ये भी बात इनके हाइपोथेसिस से समझ में आई। अब जबकि स्पेस में कई नेबुला देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे, तो ये जो लाप्लास की थ्योरी हाइपोथेसिस थी उसको कहीं ना कहीं प्रूव करते हैं। ये तो हुई अच्छी अच्छी बात। अब करेंगे खिंचाई, मतलब क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहली बात है कि ये जो हाइपोथेसिस थी इसके अकॉर्डिंग तो होना ये चाहिए था जो ग्रहों, जो प्लैनेट हैं उनके जो साइज़ हैं जो सन से डिस्टेंस के ऑर्डर में होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखेंगे तो सन के सबसे नज़दीक में क्या है? मरकरी है जो कि सबसे छोटा है, उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ और मार्स हैं। और ये सारे छोटे हैं, छोटे मतलब छोटे प्लैनेट है एज कम्पेयर टू जुपिटर, सैटर्न। इन सब से जुपिटर और शनि तो बड़े हैं और उसके बाद आते हैं यूरेनस एंड नेपच्यून, वो दोनों छोटे हैं। तो कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला लाप्लास की हाइपोथेसिस से। अब देखिए लाप्लास जी ने ये बोला कि जो रिंग थे वो कंडेंस होकर के एक मतलब स्फेरिकल प्लैनेट बन गए। जबकि जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की, वो उसके हिसाब से अगर देखें तो किसी भी जो गैस की रिंग है उसको कंडेंस होकर के एज अ प्लैनेट बनना संभव ही नहीं है। तो यहाँ भी लाप्लास जी थोड़े फेल रहे। फिर लाप्लास जी ने ये बताया कि जो सन था वो कैसे बना, जो नेबुला का सही मतलब रेजिड्यू बच गया था उसी से सन बना है। अगर ये बात अगर सच है तो अभी भी ऐसा होना चाहिए कि सन के ऊपर कोई ऐसा रिंग इस टाइप का एक उभार बना होना चाहिए जिससे भाई ये आइडिया लगे कि हाँ ये छल्ला अभी भी सूर्य से अलग होने वो मतलब अलग होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता सन को देखने पे। ये जो रिंग है इसके निर्माण की जो क्रिया है वो बंद तो नहीं होनी चाहिए। अभी भी तो नेबुला है ही, सन उसी से फॉर्म हुआ है तो उससे अभी भी तो रिंग निकलनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए जो यूरेनस है और नेपच्यून है, इनके कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं, जैसे मान लीजिए बाकी सैटेलाइटें ऐसे चक्कर काट रही हैं तो कुछ सैटेलाइटें ऐसे चक्कर काटती हैं इनका। इसका कोई एक्सप्लेनेशन मिला नहीं है लाप्लास जी के हाइपोथेसिस में। अब एक अनुमान के हिसाब से ये बताया जाता है कि जो सन है इसकी जो
आयु होगी, एज होगी, वो लगभग 4 या 5 अरब वर्ष होगी। अब ये अगर मान लें कि जो पहले नेबुला थी वो फैली थी पूरे आज के सोलर सिस्टम के बराबर, तो इतने कम टाइम में ये इतनी बड़ी नेबुला सिकुड़ करके उसका जो वॉल्यूम है वो सिकुड़ करके सूर्य के बराबर आ जाए जो आज के टाइम पे है, ये थोड़ा पॉसिबल कम लगता है। तो यहाँ भी लाप्लास जी की हाइपोथेसिस थोड़ी सी फेल रही।